नमस्कार, मैं हूं अजय और बड़ी खबर जो इस वक्त की आ रही है, उत्तर प्रदेश में खत्म हो सकता है लॉकडाउन। चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खत्म किया जा सकता है। सीएम योगी ने लॉकडाउन खत्म करने के संकेत दिए हैं। अगर 15 अप्रैल को देश भर में लॉकडाउन खत्म हुआ तो यूपी में भी स्टेप बाय स्टेप इसे खत्म किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इस ओर इशारा किया है। दरअसल इसको समझिए जरा, इसका क्या मतलब है जो सीएम से इशारा मिल रहा है कि 14 अप्रैल तक तो अभी लॉकडाउन है पूरे देश में, वो जारी रहेगा, मगर उसके बाद क्या होगा, ये सवाल आपके मन में बार बार आ रहा होगा। तो उसका संकेत यह है इस वक्त सीएम से, और जिसकी संभावना सबसे ज्यादा थी कि जहां जहां कोरोना नहीं पहुंचा है पूरी तरह से, जहां पर कोरोना से लोग बचे हुए हैं, जो इलाका बचा हुआ है, वहां धीरे धीरे करके लॉकडाउन को खत्म किया जा सकता है। मगर जहां जहां कोरोना है वहां तो फिलहाल जारी रखना पड़ेगा। अजीत सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं। अजीत, ये जो संकेत है इसमें क्या क्या अभी हम रीड कर सकते हैं, क्या क्या मायने हैं इसके? देखिए, बिल्कुल अजय, इसके बहुत सारे मायने हैं कि सीएम की तरफ से यह कह दिया गया है कि 14 अप्रैल के बाद जब लॉकडाउन खत्म होगा तो उत्तर प्रदेश में हम इसे चरणबद्ध तरीके से खत्म करेंगे। यानी इसका मतलब यह है कि जिन 16 जिलों में मरीजों की संख्या है, यानी यूपी के 75 में से 16 जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं, उन 16 जिलों में सख्ती बरती जाएगी। उनको चरणबद्ध तरीके से आपको बाहर जाना होगा। अगर कोई शेल्टर होम में फंसा है, घर में फंसा है, तो सरकार सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए उन्हें वहां से निकालेगी। लेकिन जो स्कूल है, कॉलेज हैं, मॉल्स हैं, उसको बंद रखा जाएगा। लेकिन जो और सारे इलाके हैं वहां खोले तो जाएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा अनुपालन होगा। मुख्यमंत्री ने आज बैठक कर टीम 11 की साफ कर दिया है कि पूरे यूपी में जो 24 निजी मेडिकल कॉलेज हैं, 27 जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जहां पर सरकार ने आइसोलेशन वार्ड बनाया, वहां डॉक्टरों की सूची लाई जाए, पैरामेडिकल स्टाफ की सूची उन्होंने मांगी है, और जितने भी उनके स्टाफ हैं उसकी सूची मांगी है कि अगर ऐसी स्थिति आती है लॉकडाउन खोलने के बाद भी लोगों की, मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो उस वक्त हम कैसे निपटेंगे। इसके अलावा जो कोरोना केयर फंड है, सीएम ने कहा कि उसमें 1000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा जरूरत है, उसको हम तैयार करके रखेंगे। और जितने भी इलाके हैं, अगर कोई जो शेल्टर होम में फंसा है, मान लीजिए लखनऊ के कई सारे शेल्टर होम में फंसे हैं, उनको बाहर जाना है, तो उनके लिए बाकायदा यूपीएसआरटीसी यानी परिवहन विभाग की तरफ से अजय बसें लगाई जाएंगी और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराकर उन्हें घर पर भेजा जाएगा। इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के हर गांव में कितने लोग बाहर से आए हैं और कब आए हैं, क्या वो क्वारंटाइन किए गए या नहीं किए गए, आइसोलेट हुए या नहीं हुए, उसके लिए बाकायदा टीम लगाकर चिन्हित किया जाएगा। और हर डीएम पर डे अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री दफ्तर को तो अजीत, आप जो बता रहे हैं हमें, ये लॉकडाउन का दो मतलब था। एक तो बीमारी को फैलने से रोकना और दूसरा मतलब था बीमारी से लड़ने की तैयारी करना। यह भी एक मौका था 21 दिनों का। तो आप बता रहे हैं, उससे मैं संकेत ये ले रहा हूं, रीड कर रहा हूं कि सीएम योगी ये संकेत दे रहे हैं कि वो तैयारी हमने कर ली है, आगे हम ढील दे सकते हैं वहां जहां जहां बहुत ज्यादा कोरोना नहीं है, और उसकी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है कि कैसे लड़ाई लड़ेंगे आगे कोरोना की। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही कि सीएम योगी इन दिनों में अपनी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि अभी आज 9वां दिन है, अभी इसके अलावा 10-11 दिन बाकी है। तो सीएम जानते हैं इस बात को कि हमें कैसे तैयारी करनी है। तो पूरी तैयारी उनकी तरफ से है। 1000 जो आइसोलेशन, 11000 आइसोलेशन बेड की तैयारी की गई है। सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। इसके अलावा जिले में जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। जहां जरूरत पड़ी है वहां स्कूल, कॉलेजेस, उनको प्राइमरी स्कूल तक को आइसोलेशन वार्ड बनाने की तैयारी सरकार की तरफ से है। तो सरकार पूरी तरह से तैयार है कि जब 14 तारीख को लॉकडाउन खत्म होगा तो जो भी परिस्थिति होगी उससे निपटने को तैयार होगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी को लेकर अजय रोज सुबह 11 बजे 10 बजे बैठक करते हैं टीम 11 के साथ और 12 नोडल अफसरों के साथ, जिसमें डीजीपी, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह, सभी लोग मौजूद रहते हैं। तो डे बाय डे रिपोर्ट मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं। जिस तरह आज आपने देखा कि 800 करोड़ से ज्यादा रुपए उन्होंने पेंशन लाभार्थियों के खाते में भेजी, खुद बात की। इसके पहले 600 करोड़ मनरेगा मजदूरों के खाते में भेजा, 35 लाख दैनिक मजदूरों के खाते में भेजा। तो सीएम ने आज भी साफ कहा कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सिर्फ आपको सावधान। बिल्कुल, तो इसका मतलब यह है हमें व्यवस्थित कि पैसे, फंड का भी इंतजाम हो गया है, जमीन पर भी तैयारी हो गई है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा लिया गया है, कैपेसिटी बढ़ा ली गई है, और आने वाले दिनों में जहां जहां कोरोना का असर कम है वहां वहां इस लॉकडाउन में को ढीला किया जा सकता है, छूट दी जा सकती है। मगर वहां जहां पर बड़ी तादाद में मरीज आए हैं या मरीज आ चुके हैं, वहां कैसे क्या होता है ये अभी देखना बाकी है। आप अब उम्मीद कीजिए कि अभी वहां पर लॉकडाउन को जारी रखना पड़ सकता है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस अहम जानकारी के लिए। और मौलाना साद से जुड़ी भी बड़ी खबर आ रही है। जांच एजेंसियों के राडार पर है तबलीगी जमात का यह प्रमुख मौलाना साद।
इनकम टैक्स और दूसरी एजेंसियां अब जांच में जुट गई हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की माने तो शामली में मौलाना साद का बेहद ही आलीशान फार्म हाउस है। महंगी कारों का भी शौकीन है ये। करोड़ों रुपए की आमदनी और खर्च से जुड़ी जानकारियां भी आईटी के पास मिली हैं। दिल्ली पुलिस भी कर रही है मौलाना साद की तलाश, साथ ही जांच इस एंगल से भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है कि कहीं जो कुछ किया मौलाना साद ने और तबलीगी जमात ने वो एक साजिश का हिस्सा तो नहीं थे। और शहनवाज हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं शामली से इस वक्त। शहनवाज, आईटी के राडार पर आ चुका है अब इसकी संपत्ति, आलीशान बंगला, फार्म हाउस, क्या क्या है यहां पर शामली में मौलाना साद का? कितना बड़ा साम्राज्य? बिल्कुल अजय, साफ तौर पर जो मौलाना साद है वो कांडला की एक बड़ी हस्ती है, क्योंकि उनके जो दादा रहे हैं इलियास, मौलाना इलियास, वो भी जो है जो सुन्नी मुसलमानों का जो सबसे बड़ा बोर्ड है तबलीगी जमात, उसके जो संस्थापक रहे हैं। उसके बाद से जो मौलाना साद है उनकी मृत्यु के बाद इलियास की इन्होंने जो है सब कुछ संभाला है। और जो कांडला में फार्म हाउस की बात की जाए या उनके घर के अंदर की जो है तमाम चीज़ों की बात की जाए, कारों की बात की जाए, तो एक बड़े स्तर पर और बड़ा आलिशान इनका एक मकान यहाँ पर कांडला में है। इसके अलावा इनका दिल्ली में जो है रहना है, क्योंकि पिछले काफी समय से ये दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। तबलीगी जमात के संस्थापक कहे जाते हैं। आप लगता है कि जहां खड़े हैं शहनवाज वहां हवा काफी चल रही है और आपके पास में दोबारा आता हूं, अपना डायरेक्शन आप चेंज कीजिए। शंकर आनंद जुड़ गए मेरे साथ दिल्ली से। शंकर, तो ये मौलाना साद जिसने नफरत और मौत का पैगाम देकर कहीं छिप गए हैं बिल में, मगर अब पता चल रहा है कि इसका तो बड़ा साम्राज्य है। किन किन जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुका है अभी मौलाना? वाकई में अजय, आप जैसा कह रहे थे, बकायदा दिल्ली पुलिस के बाद अब दूसरी जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसके रडार पर अब मौलाना साद और उसका पूरा साम्राज्य आ गया है। और अभी तक जो शुरुआती जांच में ये सामने आई है कि मौलाना साद काफी महंगी महंगी कार का शौकीन है और मर्सिडीज कार भी है इसके पास। इसके साथ साथ जो यूपी के शामली में बकायदा इसका फार्म हाउस भी है, लेकिन वो फार्म हाउस किस तरह से वहां पे बनाया, किस तरह से उसके पास आमदनी हुई, हालांकि यहाँ पे इनकम का बहुत ज्यादा सोर्स अभी तक नहीं इसके बारे में पता चल पाया है। लेकिन बिना ज्यादा इनकम के इतना खर्च और इतने करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा था और इस मामले में कहां कहां से इसको कितने चंदे मिले, कितने कौन कौन इसको मदद करता है, इन तमाम मामलों में विस्तार से जांच पड़ताल की जाएगी। और इस मामले में जो इनकम टैक्स के हमारे सूत्र बताते हैं कि वो तमाम मामलों पर विस्तार से इस मामले में औपचारिक तौर पर अभी तफ्तीश कर रही है। और अगर उपयुक्त दस्तावेज और सबूत मिलते हैं तो निश्चित तौर पर मौलाना साद और उससे जुड़े हुए तमाम जो उनके परिवार के सदस्य हैं उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया जा सकता है और उसके बाद औपचारिक तौर पर इस मामले पर तफ्तीश की जाएगी। हालांकि अभी तक जिस तरह से बकायदा उत्तर प्रदेश और दिल्ली में उसके कई प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है, उन तमाम प्रॉपर्टी के दस्तावेज और उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है दिल्ली पुलिस के बाद अब जांच एजेंसी के रडार पर भी अब मौलाना साद आ चुके हैं और आने वाले वक्त में इनकी मुश्किलें काफी और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। बढ़ सकती हैं और इस सब के बीच में सवाल यही है कि कहां छिपा बैठा है मौलाना साद और कब सामने आएगा या फिर बिल से पकड़कर निकाला जाएगा। धन्यवाद इस वक्त जानकारी के लिए शहनवाज और शंकर, आप दोनों का। और कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है, यहां पर पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। घर में सामूहिक नमाज पढ़ रहे थे ये लोग। हमले में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है यहां पर। देखिए क्या क्या हो रहा है। नमाज पढ़ रहे थे सामूहिक तौर पर लॉकडाउन में इकट्ठे होकर, मान नहीं रहे ये नमाजी, समझ नहीं आ रहा है इनको। लोकेश दुबे हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे थे और पुलिस पर क्यों हमला कर दिया? देखिए, आपको बता दें ये लोग एक घर में, जैसा बताया जा रहा है, एक घर में इकट्ठे थे। लगभग 20 से 25 लोग थे जो कि नमाज अदा कर रहे थे, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस टीम वहां मौके पर पहुंचती है और इनको मना करती है, तो ये उत्तेजित हो जाते हैं ये लोग और पुलिस पर पथराव करने लगते हैं, जिसमें कि 2 सिपाही जो हैं वो घायल हुए हैं, जिनकी हालत चिंताजनक है। तो अभी इस वक्त क्या हालत है? इस समय स्थिति तनावपूर्ण है। कई थानों की फोर्स जो है वहां लगा दी गई है। इसके अलावा डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने भी वहां घटना की जानकारी ली है। फिलहाल पुलिस की तरफ से एफआईआर कायम होने जा रही है। धन्यवाद लोकेश। तो देखिए,
घर में छिपकर इकट्ठे होकर नमाज पढ़ रहे थे। पुलिस ने लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहने पुलिस पहुंचती है तो उस पर पत्थरबाजी, 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो जाते हैं। ये देखिए पत्थर भी बरसे हैं यहां पर। और मुजफ्फरनगर से ब्रेकिंग न्यूज है, सड़क पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ दर्ज होगी अब एफआईआर की कॉपी की अब होम डिलीवरी करेगी यूपी पुलिस। एसएसपी ने फालतू घूमने वालों को चेतावनी दे दी है, अगर कोई लॉकडाउन को तोड़ता है तो फिर घर बैठे कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे। घर पहुंचा दिया जाएगा एफआईआर की कॉपी और फिर चक्कर लगाता रहे वो थाने से अदालत तक का। शौक अगर खत्म नहीं हो रहा तफरी का, बेवजह सड़क पर घूमते हैं तो अब एफआईआर सीधी दर्ज होगी। मुजफ्फरनगर में साफ कर दिया गया है, यही मुजफ्फरनगर जहां पर पुलिस पर खूनी हमला किया गया, लॉकडाउन का पालन कराने पहुंची थी पुलिस। तो एसएसपी का अब सख्त रवैया भी सामने आ रहा है, कोई अगर इधर उधर घूमता पाया गया तो सीधे एफआईआर और घर डिलीवर होगी कॉपी। कहते हैं कि कुछ लोग बिना कानून के डंडे के नहीं मानते, जो समझ नहीं पा रहे क्या वक्त है। अभूतपूर्व स्थिति, पूरा देश ठप है, किया गया है ठप ताकि बीमारी को रोका जा सके फैलने से, बचाया जा सके लोगों को मरने से, बीमार होने से। मगर कुछ लोग हैं जिनकी बातें, जिन्हें यह बात समझ नहीं आ रही। और अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव यूपी के कोरोना बुलेटिन के साथ सामने हैं, रुक करते हैं। 55,537 रुपया जो है का एक चेक दिया है, जो समस्त बेसिक शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी हैं, जो भी टीचर्स हैं, जो अन्य लोग हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, कर्मचारी हैं, सबकी तरफ से जो है 1 दिन का वेतन दिया गया है। ये बहुत बड़ा योगदान, सबसे बड़ा योगदान किसी विभाग का है तो यह है। इसके संदर्भ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बधाई दी है, धन्यवाद दिया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड की जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है उसमें 75 यानी 76 करोड़ की ये धनराशि बहुत अधिक अच्छी जो है शुरुआत है। और आगे भी उन्होंने जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का जो भी सहयोग है उसके लिए जो है उन्होंने कहा है कि इसको जो है हम आगे बढ़ाएंगे। ये जो धनराशि प्राप्त होगी ये मेडिकल कॉलेजों में टेस्टिंग लैब्स की व्यवस्था करने के लिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की हॉस्पिटल्स के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। और ये जो कोविड केयर फंड का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे टेलीमेडिसिन की भी व्यवस्था जो है प्रदेश स्तर पर की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा काम जो है हुआ है, इसका भी कैबिनेट का डिसीजन आज ही जारी किया जा रहा है और नए यूपी कोविड केयर फंड जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है ये आज ही शुरू हो जाएगा और इसमें भी धनराशि आने लग जाएगी। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो निर्णय लिया है वो ये भी लिया है कि हम लोग जो है जो बैंकों में, जैसा कि पिछला कल निर्देश हुआ था, सभी बैंकों में जहां जहां भी व्यवस्था है उसको और मजबूत और सुदृढ़ करें और उसको भी और आगे ले जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एनेस्थीसिया, फिजिशियन, गायनेकोलॉजी और बाल रोग के जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनको भी जो है कोरोना की ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि उनकी जब भी जहां भी आवश्यकता हो उनका जो है उपयोग किया जा सके। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि पीपीई के निर्माण के लिए प्रदेश में अपनी इकाइयां हम लोग उनको आगे बढ़ाएं और संभवतः एक इकाई ऐसी है प्रदेश में जिसने पीपीई का निर्माण शुरू किया है और उसका जो फर्स्ट आउटपुट है वो भी पास हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा वॉलंटियर्स, एनसीसी, एनएसएस, इनके भी लोगों को, सबको वॉलंटियर्स को जोड़ने के लिए निर्देश दिया है। उन्होंने एनजीओज को भी, जितने भी प्रदेश के एनजीओज हैं उनको भी आगे लाने के लिए हम लोगों सबसे जो है निर्देश दिया है कि उनको हम आगे लाएं। आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी में पोस्टमैन्स को और पोस्टल व्यवस्था को आगे बढ़ाएं, ये भी निर्देश उन्होंने दिया है। और उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि महिला स्वयं समूह के माध्यम से भी मास्क आदि की जो है वितरण की व्यवस्था, बनाने की व्यवस्था किया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि लाभार्थियों को राहत देने के लिए जो राशि दी जा रही है, जो अवकाश आ रहे हैं आगे, 2 अवकाश उन्होंने कहा है कि इनमें भी बैंक खुलेंगे जिससे कि जो भी लाभार्थी हैं उनको जो है अधिक से अधिक सहायता मिल सके। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज तक जो है कुल मिला के
जो लॉकडाउन की व्यवस्था है वो काफी हद तक सफल रही है। आज भी दिन में कहीं भी पूरे प्रदेश में कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं रही। ज्यादातर लोगों ने जो है, ज्यादातर क्या लगभग पूर्णतः लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया है। केवल बहुत ही छोटी एक दो घटनाएं जो है सीतापुर में या कन्नौज में हुई हैं, वहां पर भी सख्त कार्रवाई पुलिस ने करते हुए जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की गई। कुल मिला के 7,662 FIR दर्ज करते हुए 24,537 लोगों को जो है बुक किया गया है। 5,280 बैरियर स्थापित किए गए हैं और 9,22,813 वाहनों की चेकिंग करते हुए 1,91,965 वाहनों को जो है चालान किया गया है और 14,460 वाहन जो है उनको जब्त भी कर लिया गया है। ये भी हम बताना चाहेंगे कि कुल लगभग 3,83,00,000 रुपए की धनराशि चालान के रूप में जमा भी कर दी गई है, तो बहुत अधिक धनराशि जमा की गई। एक चीज पर बल विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि इसी एक्ट के अंतर्गत जमाखोरी और जो कालाबाजारी उस पर और सख्ती की जाए। उन्होंने गृह विभाग को निर्देश दिया है कि और सख्ती की जाए और हम बताना चाहेंगे कि 91 FIR अभी तक दर्ज कर दी गई है। 129 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कई जगह DMs SPs ने बहुत ही एक्टिवली काम किया है और रेड बोर्ड भी लगाया है। खुद छदमवेश में जो आकर उन्होंने चेक भी किया ग्राउंड लेवल पर। कुछ मीडिया के संस्थानों ने भी जो है ग्राउंड रिपोर्ट हमको दी है, कहाँ पर जो है कहाँ कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है। तो ऐसे में सभी ओर से जो है ऐसे कालाबाजारी करने वालों पर और होर्डिंग्स करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। तो ये एक अच्छा और अच्छा प्रयास हो रहा है। लेकिन प्रयागराज लेकिन अभी तक जो प्रोग्रेस इसी एक्ट में हुई है उसमें हमको ये देखने को मिला है कि अभी कुछ जनपदों में कार्रवाई उतनी अच्छी नहीं हुई है। उन जनपदों के जिलाधिकारियों को और उन जनपदों के पुलिस के अधिकारियों को हम पुश करेंगे कि वो जो है जल्दी से जल्दी अपना काम सुनिश्चित करें। आपको मालूम है कि पूरे प्रदेश में तबलीगी जमात पर कार्रवाई करने के लिए जो है पिछले 3 दिन से अभियान छेड़ा गया है और ऐसे में बहुत अधिक मात्रा में लोगों को जहां भी वो मस्जिदों में थे, जहां भी वो धार्मिक स्थलों में थे, उनको बुलाकर उनको जो है क्वारंटाइन में डाला गया है। अब तक 1203 लोगों को जो है 1203 लोगों को अब तक चिन्हित किया गया है और 1203 लोगों को चिन्हित करते हुए 897 लोग ऐसे हैं जिनका चिकित्सकीय परीक्षण करा दिया गया है और ऐसे इसके बाद 296 ऐसे लोग हैं जो फॉरेनर्स हैं, उनको भी जो है चिन्हित करके कार्रवाई की गई है। लगभग 228 पासपोर्ट जो है रखवा दिए गए हैं और इसके अलावा 16 जनपदों में 35 FIR दर्ज कर दी गई है, जिससे कि कार्रवाई फॉरेनर्स एक्ट में भी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी और जो भी अन्य धाराएं लगती हैं एपिडेमिक्स एक्ट में, वो कार्रवाई सुनिश्चित कर दी गई है। हम ये आपको जरूर बताना चाहेंगे कि इसमें इन लोगों को जिनको क्वारंटाइन में लिया गया है, इसमें इनका ब्लड टेस्ट भी जो है व्यापक रूप से कराया जा रहा है और अब तक हमारे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य बताएंगे लगभग 47 लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये हमारे लिए बड़ा ही जो है ये बड़ा ही हमारे लिए बड़ा ही सेंसिटिव कार्य है। हमारा फिर से जो है आज लखनऊ में भी व्यापक अभियान छेड़ा गया है, एक धार्मिक स्थल की चेकिंग की जा रही है। हमारा फिर से आह्वान है कि ऐसे जो भी लोग जहां भी हैं वो अपनी ही स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, अपने नातेजनों, रिश्तेदारों और अपने मित्र गणों के लिए और समाज हित में ही जो है सामने आकर अपना जो है क्वारंटाइन कराएं और अपनी चेकिंग भी कराएं, ब्लड टेस्ट भी कराएं। यदि कहीं पर भी ऐसे लोग जो ब्लड टेस्ट नहीं कराने में जो है अपना सहयोग नहीं देंगे तो उन पर कार्रवाई भी जो है की जाएगी और कार्रवाई भी सख्त करनी पड़ेगी। तो इस चीज को जो है ध्यान में देने की आवश्यकता पड़ेगी। हम ये भी आपको बता दें कि आज ही माननीय उच्च न्यायालय के सीनियर जज जायसवाल साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई है और बाल जो हमारे वो हैं, जो हमारे जुवेनाइल अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, उनको भी छोड़ने का आज निर्णय ले लिया गया है और लगभग जुवेनाइल जो प्रिजनर्स हैं उनमें काफी संख्या ऐसे बच्चों की है जो पेटी ऑफेंसेस में है। 248 ऐसे बच्चे हैं, उनको भी आज छोड़ने का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो गठित कमेटी है उसके द्वारा किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है
कि ऐसे बच्चे जो पेटी ऑफेंसेस में उनको भी जल्दी से छोड़ने की कार्रवाई कर दी जाए। अब तक जेल के माध्यम से जो बेल और पैरोल में जो छूटने वाले हैं उनकी संख्या 9,137 हो गई, यानी लगभग 11,000 जो हमारे बंदी थे, जो अंडर ट्रायल थे, जो बेल पर थे, बेल जिनको मिलनी थी या फिर पैरोल पर जिनको जाना था या कन्विक्टेड प्रिजनर्स थे, उनमें से 91। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम अवनीश अवस्थी बताते हुए किस तरीके से बारीक नजर सरकार की बनी हुई है पूरे हालात पर और हर एक इंतजाम को पुख्ता किया जा रहा है, कड़ाई से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। मोटे तौर पर लॉकडाउन पूरी तरह सफल है। चंद जगहों पर थोड़े से कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मान रहे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। छुट्टियां रद्द की गई हैं सरकार की तरफ से, गुड फ्राइडे की छुट्टी रद्द की गई है, तो यूपी में कोविड फंड की भी शुरुआत की गई है। ये तमाम जानकारियां देते हुए रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। भरी दोपहरी में अधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतर चमका नेह निचोड़े बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। पीएम का संदेश, कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और 5 अप्रैल को रात 9 बजे मोमबत्ती दिया जलाने की अपील की है पीएम ने कहा है कि लोग घरों की लाइटें बंद कर 9 मिनट के लिए बालकनी या दरवाजे पर लाइट जलाएं। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना से आए अंधकार को प्रकाश से दूर करना है। थाली बजाने 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। तो लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों में बंद लोगों के अलग थलग पड़ने के एहसास को दूर करने का ये एक उपाय पीएम ने सुझाया है कि आप एक साथ दिए जलाएं और ऐसा महसूस कीजिए कि आप हम सब एकजुट हैं, इकट्ठे हैं। और लॉकडाउन के दौरान पीएम मोदी ने आज अपने संदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में देशवासियों के सहयोग की तारीफ भी की है। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन को आज 9 दिन हो रहे हैं। इस दौरान आप सभी ने जिस प्रकार अनुशासन और सेवा भाव दोनों का परिचय दिया है, वो अभूतपूर्व है। शासन, प्रशासन और जनता जनार्दन ने मिलकर इस स्थिति को अच्छे ढंग से संभालने का भरपूर प्रयास किया है। आपने जिस प्रकार 22 मार्च रविवार के दिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया,
वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया। आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं। जनता कर्फ्यू हो, घंटी बजाने, थाली बजाने का कार्यक्रम हो, इन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में देश को इसकी सामूहिक शक्ति का एहसास कराया। और मशहूर गीतकार प्रसून जोशी ने भी गीत के जरिए दीपक का महत्व बताया है। दीपक हूं मैं लालायित हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं, एक और दीप जलेगा मुझसे, यह आशा लेकर जीवित हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं। ज्योति रीति है मुझे निभानी, ज्योति रीति है मुझे निभानी, यह तम रेखा मुझे मिटानी, मुझे ध्वंस का अंश मिटाना, मुझे किरण पथ पर है जाना। मैं आशा लेकर जीवित हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं। आलोकित करना है पथ को, मुझे निभाना अग्नि शपथ को, मुझे दीप कर्तव्य निभाना, मुझे भोर तक चलते जाना, इसी बोध से मैं कृतकृत हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं, एक और दीप जलेगा मुझसे, यह आशा लेकर जीवित हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं। दीप चलेगा, अंधियारा भी मिटेगा, कोरोना भी भागेगा, हम सबको इसे मिलकर हराना है। जारी है यहां खबरों का सिलसिला।